हेलो बच्चों, अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने बोर के पोस्टुलेट यानी कि बोर के अपगृहीतों के आधार पर रेडियस और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए डेरिवेशन किया था। ठीक है, हम लोगों ने पाया था कि nth ऑर्बिटल में nth ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू आई थी, यानी फॉर nth ऑर्बिट रेडियस कितना था? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय n स्क्वायर z और इन ब्रैकेट h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर। ठीक है, और इन सभी चीजों की वैल्यू कांस्टेंट होने की वजह से हम लोगों ने देखा था कि इसकी वैल्यू n स्क्वायर बाई z और इन ब्रैकेट 0.529 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी। इसका अर्थ है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द number of the orbit and it is inversely proportional to the atomic number। इसी तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी फॉर्मूला डिराइव किए थे। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट, इसके लिए फॉर्मूला क्या था? इसके लिए फॉर्मूला कैसे था? तो इसके लिए जो फॉर्मूला था उसमें ऊपर z था और नीचे n था, और बाकी फॉर्मूला, ठीक, बाकी फॉर्मूला क्या था? ठीक, बाकी फॉर्मूले में था ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एच, ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एच, ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एच। ठीक, अब अगर हम इसकी वैल्यू रख दें, इन सबकी कांस्टेंट्स की वैल्यू रख दें, तो उसकी वैल्यू आई थी z बाई एन 2.2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के फॉर हाइड्रोजन एटम जो फर्स्ट ऑर्बिट का स्पीड था उसकी वैल्यू थी v इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10 पावर 6, और अगर हम इसे यानी v1 की वैल्यू, और अगर हम v1 और c का रेशियो बनाते हैं तो v1 बाई सी करने पे ये वैल्यू आती है 1/137, 1/137, 1/137, और इसे कहते हैं अल्फा, और इसे कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या कहते हैं? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये v1 बाई सी का जो वैल्यू है वो एक परफेक्ट नंबर है, यानी अगर हम c बाई v1 कर दें तो एक परफेक्ट नंबर है 137, जिसे क्या कहते हैं? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, और इसे हम लोग कहते हैं बोर रेडियस। क्या कहते हैं? बोहर रेडियस। ये चीजें हम लोगों ने डिराइव किया था। कई बार बच्चे कहते हैं सर फार्मूला भूल जाता है, तो इन केस अगर आपको फार्मूला भूल जाता है तो आपको यहाँ से आपको दो चीजें ध्यान रखनी। पहला कि हम डिराइव कैसे किए थे, तो इसके लिए हमने दो सर्कमस्टांसेस यूज किया था। एक पहला हमने यूज किया था बोर का सेकंड पोस्टुलेट, जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। इसका मतलब कि एम बी आर जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू NH बाई 2 पाई के इक्वल होगी। और सेकेंड फॉर्मूला है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, उसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला हो गया mv स्क्वायर बाई आर, एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय कोलम्बियन फोर्स। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सेकंड चार्ज है न्यूक्लियस का चार्ज, डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के हेल्प से हम सभी फार्मूलों को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। जब आपको रेडियस डिराइव करना होगा तो आप आर और वी एम को उधर भेजेंगे तो वी की वैल्यू मिलेगी, वो वी की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर देंगे तो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा। जब आपको वेलोसिटी डिराइव करना हो तो आप v और m का फॉर्मूला इधर भेजिए तो r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू लाके इसमें पुट कर देंगे तो अपने आप v आ जाएगा। यानी जिस वैल्यू को कैलकुलेट करना है उसको इस तरफ ट्रांसफर करना होगा और जिस वैल्यू को खत्म करना है उसको यहीं छोड़ के रखेंगे ताकि वो वैल्यू यहाँ पुट कर दें और वो समाप्त हो जाए। ठीक, तो अगर जैसे r डिराइव कर रहे हैं तो v की वैल्यू यहीं रखेंगे, बाकी सब ट्रांसफर कर देंगे और वो v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो v खत्म हो जाएगा, सिर्फ r में इक्वेशन बचेगा। वाइस वर्सा अगर हमको v कैलकुलेट करना है तो हम r को यहीं छोड़ेंगे और बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर, सॉरी v को यहीं रोक के v को अगर निकालना है तो हम r को यहाँ छोड़ेंगे और बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे और फिर वो r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमको अपने आप क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा, वही इक्वेशन जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। और लर्न करने के लिए आपको सिर्फ ये लर्न करना है कि r की वैल्यू n स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल होती है जबकि वेलोसिटी की वैल्यू z बाई n के प्रोपोर्शनल होती है। बाकी ये कॉन्स्टेंट्स आपको याद हो जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। हम लोग इस पर इतनी बार क्वेश्चंस करेंगे, इन्हें हम इतनी बार फॉर्मूले को लिखेंगे कि ये हम लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि हम आज की क्लास में क्या करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से न्यूक्लियस में है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला ढूंढेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा मेन मोटिव है टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और उस nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में nth ऑर्बिट में एनर्जी निकालने के बाद उस एनर्जी का मतलब क्या है और उस एनर्जी से हम आगे और क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जिसका मेन टारगेट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर न्यूक्लियस का मास ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होता है और वही इलेक्ट्रॉन विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स गेन करता है और उस सेंट्रीपिटल फोर्स से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अगर याद करें तो हमको एक फार्मूले की जरूरत पड़ सकती है, वो फार्मूला है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और उसकी वैल्यू लिख सकते हैं n स्क्वायर बाई जेड h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई m e स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है हमको इसकी जरूरत पड़े। ठीक, वैसे भी आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग आज की क्लास में डिराइव करने वाले हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, सीधे कह सकते हो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। n कक्षा की ऊर्जा। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई एटम है जिसका चार्ज है Z इंटू, यानी उसके न्यूक्लियस का चार्ज है Z इंटू, Z इज एटॉमिक नंबर और ये उसके अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। तो ये सपोज करिए फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सपोज करिए सेकेंड ऑर्बिट है, ऐसे थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक, मान लीजिए कि nth ऑर्बिट में रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है r और इस ऑर्बिट में ट्रेवल करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v। ठीक, तो क्या होगा और क्या क्या चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। तो बात क्लियर हुई, समझ में आया। अब आते हैं, सिंपल सी बात है, जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल घूम रहा है इसका मतलब है कि वो अंडर मोशन है और अगर वो अंडर मोशन है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल एक न्यूक्लियस के बगल में रखा हुआ है, ट्रेवल कर रहा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और उस फोर्स की वजह से इस सिस्टम के पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इसका अर्थ है
कि इस पूरे ऑर्बिट में दो तरीके की एनर्जी होगी, एक होगा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो क्यों होगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन और या ड्यू टू इट्स मोशन, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होता है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन दूसरे चार्ज के नियर अबाउट रीजन में रखा हुआ है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इसलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? तो ऑब्वियस सी बात है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ तो ठीक है, एम भी ठीक है, v की वैल्यू, तो v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई से। कहेंगे सर ये कहाँ से आया? तो ये बोर का सेकेंड पोस्टुलेट है, यानी बोर के मॉडल का द्वितीय अभिगृहित से। क्लियर है? तो अगर यहाँ से हम v की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? v इक्वल टू आएगा एन एच बाई 2 पाई इंटू एम इंटू आर। सो एन एच बाई 2 पाई एम और आर और पूरे का होल स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की वैल्यू आएगी 1/2 एम और सबका स्क्वायर, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। क्लियर है? बात समझ में आई? सो अब इसको सॉल्व कर दिए तो 1/2 और 1/4 1/8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ऊपर क्या बचा? एक एम और एक एम कट गया तो एम के स्क्वायर की जगह खाली एम बचा। अब देखिए एन स्क्वायर ऊपर है और एच स्क्वायर ऊपर है। ये आया किसकी वैल्यू? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई। ठीक, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई। कोई प्रॉब्लम इसमें? एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम और आर स्क्वायर। अगर हम चाहें तो आर स्क्वायर की जगह ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह वो सारी वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक, और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको v का फार्मूला याद हो तो हम डायरेक्ट v की वैल्यू भी रख के निकाल सकते हैं। तो प्रोसीजर कुछ भी हो उससे दिक्कत नहीं है, आपको अल्टीमेटली आंसर निकालना ही है। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर मैं जानबूझ के आर स्क्वायर वाले अप्रोच से कर दे रहा हूँ, फिर बी वाले से भी कर दूंगा। तो 8 पाई स्क्वायर एम और आर स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे? इन सब की वैल्यू का स्क्वायर, तो एन स्क्वायर का हो जाएगा एन के पावर 4, जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर, एच का एच स्क्वायर की जगह हो जाएगा एच की पावर 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर एम का स्क्वायर और ई की पावर 4। ठीक, अगर हम इसको ध्यान से सॉल्व करें तो क्या आएगा? देखिए पाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक, एम और एक एम कैंसिल, ठीक, इसी तरीके से एन स्क्वायर और एन की पावर 4 कैंसिल, एच स्क्वायर और एच की पावर 4 कैंसिल। तो सबसे पहले नीचे वाली चीजों को ऊपर भेजते हैं। जेड किसी से कैंसिल होने वाला नहीं है, तो जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा। पाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया है, ये एम और एम स्क्वायर का एम कैंसिल हुआ तो ऊपर बचा एम। ई स्क्वायर किसी से कैंसिल होने वाला नहीं है, तो ई की पावर 4 एज इट इज गया, डिवाइडेड बाई देखिए क्लियर है इतनी बात? एन स्क्वायर सॉल्व हो चुका है? नहीं अभी। अब एन स्क्वायर पहले से था पर नीचे भी है इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। एच स्क्वायर नीचे भी है, सॉल्व करें। अब ये नीचे से ऊपर सब चले गए, अब बचा 8।
8 किसी से सॉल्व नहीं हुआ तो 8 रहेगा, ठीक है। पाई स्क्वायर सॉल्व हो चुका है, m सॉल्व हो चुका है, n की पावर 4 और n स्क्वायर की जगह हो जाएगा n स्क्वायर, h स्क्वायर और h की पावर 4 की जगह हो जाएगा h स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। सो k की वैल्यू आई इस तरीके से, तो काइनेटिक एनर्जी आया z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इन ब्रैकेट m e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 h स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ये डायरेक्ट फार्मूला अपने पास आ गया, ठीक है। अब जब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया, डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी आ गया, बिना कोई फार्मूला लर्न किए सिर्फ रेडियस का लर्न करना पड़ा, और वो भी रेडियस का भी नहीं लर्न करना है क्योंकि हम पीछे डिराइव करके आए हैं। सो एक फार्मूला आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का। और किस चीज का चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी का। इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला। तो अपने हेल्प के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ लिखते रहें। क्या है फॉर्मूला? K इक्वल्स टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इन ब्रैकेट m e की पावर 4 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। m e की पावर 4 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। K इक्वल्स टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर m e की पावर 4 और 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब हमें चाहिए किस चीज का फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि अगर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, उनके बीच का डिस्टेंस है R, तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया। और इस सिस्टम ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, सॉरी Q1 Q2 बाई R। क्लियर है? अगर हम इस फॉर्मूले से सेट करें तो फर्स्ट चार्ज है फर्स्ट चार्ज है E यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सेकंड चार्ज है Ze जो कि प्रोटॉन का चार्ज है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है। सो अगर हम इस फॉर्मूले पर सेट करें तो देखिए U इक्वल्स टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। क्लियर है? कैसा समझ में आ रहा ना? क्योंकि ध्यान रखना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करके तब टोटल एनर्जी निकालेंगे। सो जब हम वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज कैसा है? इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या रखेंगे? नेगेटिव। फर्स्ट चार्ज कैसा है? इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, इसलिए क्या रखें? -e। सेकेंड चार्ज प्रोटॉन है, उसका चार्ज होगा +Ze, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं तब चार्जेस को उनके सिंबल्स के साथ रखते हैं, क्योंकि ये यूनिटलेस डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होता है। और जब डायरेक्शन नहीं होता है इसलिए इसका प्लस माइनस ध्यान देना पड़ता है। और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू चाहे तो ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो रेडियस की जगह रखे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई Z पाई m e स्क्वायर, ठीक है। और सब वैल्यू को ले गए ऊपर। सो माइनस रहेगा Z और ये Z मिलके Z स्क्वायर, ठीक है। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, m नहीं कैंसिल होगा, m ऊपर जाएगा, e स्क्वायर और ये दो स्क्वायर मिलके हो जाएंगे e की पावर 4, ऊपर सॉल्व हो गया, डिवाइडेड बाई 4, पाई कैंसिल आउट हो चुका है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर,
एन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। सो आया माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इन ब्रैकेट एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ये वैल्यू इसी वैल्यू के इक्विवेलेंट है, बस कुछ माइनर चेंजेस है। क्या क्या ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट देखिए, एम ई की पावर 4 एम ई की पावर 4, 4 की जगह है 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अंतर क्या है, डिफरेंसेस हैं, दो डिफरेंसेस। पहला कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, सेकेंडली द पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव। तो फर्स्ट डिफरेंस है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव वेयर एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होता है और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी आई है, नेगेटिव आई है। दूसरा डिफरेंस है कि यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, बस। इसका बेसिक मतलब है आपके पास फॉर्मूले से क्या क्या चीजें निकल के आएंगी। इसका बेसिक मतलब क्या क्या है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, यानी मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी। और U और K का जो यूनिट रेशियो बनाएंगे आप तो 2:1 का होगा, पर शर्त है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए हैं, ओनली क्या लिए हैं, मैग्नीट्यूड लिए हैं, ओनली क्या लिए हैं, मैग्नीट्यूड लिए हैं। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल वाली ज्यादा है, लेकिन चूंकि प्लस माइनस में माइनस बड़ी चीज छोटी होती है, इसलिए ये वैल्यू कम होगी और ये वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां तक का आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया डन। अब इंपॉर्टेंस की चीज की, वी हैव टू फाइंड द टोटल एनर्जी। अब अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू is given by sum of potential energy and kinetic energy। किस किस का सम, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अंतर है कि काइनेटिक पॉजिटिव है, पोटेंशियल निगेटिव है, पर वैल्यू में काइनेटिक की वैल्यू का 2 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी। तो कह सकते हैं कि ये 1 यूनिट है और ये वाली जो वैल्यू है वो हाफ यूनिट है। तो अगर हम -1 यूनिट में प्लस हाफ यूनिट ऐड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी माइनस का हाफ यूनिट, अर्थात कि वही वैल्यू आएगी पर कैसे आएगी, निगेटिव में आएगी। सो माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई हाफ होने का मतलब ये वैल्यू हाफ हो गई, यानी आएगा 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो आप इस चीज को अच्छे से ध्यान से समझ सकते हैं कि कैसे हमने डिराइव किया है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकाल लिए, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाल लिए और दोनों को ऐड ऑन कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वेयर रेडियस की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी तो एन स्क्वायर बाई जेड एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, यह आया एनर्जी का वैल्यू। क्या आया, एनर्जी का वैल्यू। अब किए क्या कि इस वैल्यू में एक साइंटिस्ट हुए रिडबर्ग, उन्होंने कहा भाई काम करो, क्या, ध्यान से देखिए, उन्होंने क्या कहा, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, क्या, जेड स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, ठीक है, एम है, ई की पावर 4 है,
डिवाइडेड बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इतना तो है ही है। क्या करो कि ऊपर नीचे एच और सी से मल्टीप्लाई कर दो। भाई जब इतना बड़ा फॉर्मूला ऑलरेडी है तो थोड़ा सा और सही गुणा भाग करके देख लो क्या होगा। तो उन्होंने गुणा कराया किस चीज से, एच का और सी का। जब ऐसा किया तो फायदा क्या हुआ, क्या ये वाली वैल्यू एच टी छोड़ दो, ये एच सी अंदर लो, तो हो गया एच स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इन ब्रैकेट एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एच स्क्वायर और एच मिला के हो गया एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट का होल का स्क्वायर और स्मॉल सी, और मल्टीप्लाई हो गया एच इंटू सी का। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है रिडबर ने कहा कि मल्टीप्लाई करो किससे किससे, एच और सी से, ऊपर भी और नीचे भी, और ऊपर वाला एच छोड़ दो, नीचे वाला ले जाओ ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट बड़ा हो गया, दिख रहा है, एम ई की पावर 4 8 एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन स्क्वायर और सी। फिर उन्होंने इस सब की वैल्यू को रख के कैलकुलेट किया। क्या किया, कैलकुलेट किया, और जब कैलकुलेट किया तो कहा कि भाई इस ब्रैकेट वाली चीज को मेरे नाम पे कर दो। तो क्या कहा गया इसे, आर, ठीक, एच और स्मॉल सी। सो अब हम एनर्जी का जो फॉर्मूला याद करने वाले हैं वो क्या है, E इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आर एच सी। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है, रिडबर्ग के कहने पे नहीं किया है, ये पहले हुआ है, बस हम समझा रहे थे आपको। सो एच सी मल्टीप्लाई कर देने से एक फायदा हुआ कि ये जो पूरा ब्रैकेट का बड़ा सा कांस्टेंट था, दैट कांस्टेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ आर। तो आर क्या है, आर क्या है, आर है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग के कांस्टेंट, रिडबर्ग के नाम पर ये वैल्यू रखी गई, और इसकी वैल्यू कितनी है, एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और सी, 8 एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और स्मॉल सी। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं कि ये कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा तो क्या आप कर पाएंगे, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। अब पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तब मैं आपको बताता हूं कि इसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, हो गया। इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 पावर 7 मीटर इनवर्स। 1.097 into 10 power 7 meter inverse is called Rydberg constant। 1.097 into 10 power 7 meter inverse। ये वैल्यू थोड़ी बहुत डिफर कर सकती है, इस बात पर डिपेंडेंसी है कि आप एच ई की क्या वैल्यू एग्जैक्टली रखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या रखते हैं, एच का वैल्यू क्या रखते हैं, 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जनरली लेते हैं, और अगर आप 6.63 लेंगे तो वैल्यू कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो, पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 1 और ये 0 और ये 9 भी इग्नोर कर सकते हैं, तो 1.0 या 1.1 इंटू 10 पावर 7 मीटर इनवर्स। एसआई यूनिट ध्यान रखना, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, मीटर इनवर्स। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, एसआई यूनिट कैसे, ये दोनों का यूनिट होगा नहीं, आर का मीटर इनवर्स करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एच का होता है जूल सेकेंड और सी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो जूल सेकेंड का सेकेंड मीटर पर सेकेंड के सेकेंड से कैंसिल आउट हो गया तो बचा जूल और इसका मीटर,
तो इसका रहेगा मीटर इनवर्स, ताकि मीटर इनवर्स और मीटर कैंसिल हो जाए और पूरी यूनिट खाली किसकी बचे, जूल की। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाई माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आर एच सी। अब पॉइंट इंपॉर्टेंस का क्या है कि टोटल एनर्जी कैसा है, निगेटिव है। टोटल एनर्जी कैसा है, निगेटिव है। इसका क्या मतलब है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव, दैट मीन्स इट इज बाउंडेड टू द इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी निगेटिव है, दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड है किससे, न्यूक्लियस से। ये ठीक ऐसे है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते समय हम सैटेलाइट की अगर टोटल एनर्जी निकालते हैं तो वो एनर्जी भी निगेटिव होती है। इसका अर्थ है कि सैटेलाइट अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, प्लेनेट की तरफ। तो अगर हम सैटेलाइट को फ्री करना चाहते हैं तो उतनी एनर्जी हमको फ्री एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निगेटिव है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और अगर वो न्यूक्लियस की तरफ बाउंडेड है, बंधा हुआ है, न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, और आप चाहते हैं कि वो फ्री हो, निकले बाहर, यानी कि अपने ऑर्बिट को छोड़े, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। कितनी, जितनी एनर्जी उसकी उस लेवल में होगी उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो क्या हो, निकले। अब निकल के जाए कहाँ, तो ये डिपेंडेंसी इस बात पर है कि कितना ज़्यादा एनर्जी देंगे, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से निकाल रहे हैं, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का कि कहाँ भेज रहे हैं। तो हम लोग उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और पढ़ेंगे, पर आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट फिर से ले लिए। अब आपके पास वैल्यू भी हो गया है। सो रिडबर्ग कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है m e की पावर 4 8 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड c। ठीक, लर्न करिए। अगर आपको समझना है कि सर ये फार्मूला तो मान लिया आ गया, क्योंकि ये डिराइव कर रहे थे, हम कैसे जानेंगे कि किस चीज से मल्टीप्लाई करें। तो याद रखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होता है माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आर एच सी। अब एच सी फॉर्मूले में सी नहीं था, तो सी लाने के लिए सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। ऊपर एच नहीं है तो ऊपर एच लाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड वाली चीज अंदर लेके जाइएगा, वही रिडबर्ग कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा, तो मतलब ये ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा। सो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आई m e की पावर 4 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू c इंटू एच। सो h क्यूब हो गया और c। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 इंटू 1.097 इंटू 10⁻⁷ और ऐसा यूनिट है मीटर इनवर्स, तो डायमेंशन होगा L-1। ठीक है, सो एनर्जी इज निगेटिव, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी। क्या पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी, पहला चीज। दूसरा, बोर्ड आपसे सवाल पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेशन एनर्जी। तो अब आइए वन बाय वन करके इन सभी चीजों को हम लोग समझते हैं, पर उससे पहले हम छोटी छोटी और कुछ चीजों को देख लेते हैं। जैसे क्या अब आप एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं अपने मन से, बिना देखे, पूरी ईमानदारी से। ठीक, चलिए हम लोग प्रयास करते हैं। कैसे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आर एच सी, वेयर आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है m e की पावर 4 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और c। h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और c, और कुछ छूटा है तो हाँ छूटा है क्या, 8 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और c, और इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷
7 मीटर इनवर्स। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आ गया -z²/n² अब हम लोग उसको डिस्कशन के लिए यहाँ लाते हैं, तो एच ई इक्वल्स टू z²/n²/RHc कैसी वैल्यू है? निगेटिव। निगेटिव क्या बताता है? निगेटिव साइन बताता है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि वो हटे, निकले बाहर, तो यू हैव टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन so that it can come out of the atom या it can come from one stable orbit to another stable orbit। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला हो गया -z²/n²RHc। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? हो गया। अब एक पॉइंट और ध्यान रखिए, अब यहां से कई सारी चीजें निकल के आएंगी। हम लोग जानते हैं कि R की वैल्यू इतनी होती है, H की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 होती है, C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जब हम इन सब चीजों की वैल्यू रखें तो हमारा ये हो गया -z²/n² और ब्रैकेट में आया 13.6 और इधर यूनिट चेंज हो गई, SI यूनिट से कन्वर्ट हो गए आगे किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जब कन्वर्जन किए तो। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 जूल। इसका मतलब कि हमने 1 जूल की जगह 1 ये वैल्यू रखा होगा तो कन्वर्जन हुआ और ये वैल्यू आई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z²/n²। सो एनर्जी का जो फार्मूला आपको लर्न रखना है वो यही दो फार्मूले लर्न रखने हैं। ठीक है, जनरली बोर्ड एग्जाम में, मेंस में, नीट में, सभी में आपको ये वैल्यू से और इस वैल्यू से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया इतनी बात? अब ये हमें बता क्या रहा है? तो ये हमें कई सारी बातें बताता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एनर्जी ऑफ किसी भी ऑर्बिट की, किसी भी एटम की, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें हाइड्रोजन की या हम बात करें हीलियम की या किसी भी और चीज के, किसी भी एटम के लिए z की वैल्यू फिक्स होगी। क्लियर हो गया? z की वैल्यू फिक्स हो गई। अब बचा n/RHc। RHc खुद कांस्टेंट है तो बचा n²। n की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी या तो 4 होगी। इसका मतलब है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली डिपेंड करती है किसी ऑर्बिट पर। और फॉर ए गिवन एटम जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ती इस सेंस में है कि ओवरऑल वैल्यू कम होगी, लेकिन चूंकि वैल्यू निगेटिव में है और निगेटिव में बढ़ने वाली चीज को हम क्या मानते हैं? निगेटिव की कम वैल्यू को हम ज्यादा मानते हैं, जैसे -2 इज ग्रेटर देन -10। इसलिए कह सकते हैं कि as n increases for a given atom, energy of electron also increase। जैसे जैसे n बढ़ता है इलेक्ट्रॉन किसी गिवन एटम के लिए, वैसे वैसे एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। कब कितनी हो जाएगी? एट n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, यानी जब आप n एट इनफाइनाइट लेवल पर पहुंच जाएंगे उस समय एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगी 0। फॉर ए गिवन एटम एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 0, यानी एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई? 0। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होने का मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक भी 0 हो गई, तभी तो टोटल 0 हुआ। या कह सकते हैं कि उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में इक्वल हो गई।
यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल सम ऑफ एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, जीरो। और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बिकम्स फ्री। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बिकम्स फ्री। और अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे कि एटम क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया। एटम क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया, यानी एटम आयनित हो गया। जब हम केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या कहीं भी जब हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है कि हम किसी स्टेबल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके इन्फिनिटी वाले लेवल तक ले जा रहे हैं, उसमें जो एनर्जी खर्च हो रही है उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है, समझ में आई। अब ध्यान रखिएगा कि फॉर हाइड्रोजन एटम, स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। Z की वैल्यू कितनी हो गई, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो एक ही ऑर्बिट में रहेगा, Z इक्वल्स टू 1 हो गई। फॉर N इक्वल्स टू 1, हाइड्रोजन के N इक्वल्स टू 1 को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। किसी भी समय इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, उसके मिनिमम लेवल की एनर्जी को क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। जहां एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। एनर्जी क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है। और क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी है, इसका मतलब है कि इस समय एटम, इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, मोस्ट स्टेबल है। और अगर इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल है, इसका मतलब है कि वो ग्राउंड स्टेट में सबसे शांत है, सबसे मस्त है, सबसे मौज में है। स्टेबल का मतलब क्या हुआ, स्थायी है। और अगर इलेक्ट्रॉन अस्थाई है तो हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की अस्थाई अवस्था या ग्राउंड स्टेट। यानी मिनिमम एनर्जी का लेवल क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। और ये जो एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में है। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और हमें कहाँ भेजना है, इन्फिनिटी पे, तो कम से कम कितनी एनर्जी दें कि उसकी एनर्जी जीरो हो जाए। यहाँ से कितनी एनर्जी दें कि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वी नीड टू गिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट so that it can become free. That's why from ground state of hydrogen atom the ionization energy of hydrogen is 13.6 electron volt. Clear है, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। अब इस चीज का सबसे ज्यादा यूज होता है कहाँ पे, तो इस चीज का सबसे ज्यादा यूज होता है अलग अलग एनर्जी लेवल को समझने में। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। और आपको याद होगा एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है बोल्स का थर्ड पोस्टुलेट, जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेबल ऑर्बिट टू another stable orbit of lower energy and by radiating energy of some by radiating photon of a particular energy which is equal to the difference of energy level of the two levels, energies of the two energy levels। ठीक है, तो आगे हम लोग उस चीज को भी फील करेंगे, उस चीज को भी समझेंगे। क्लियर है इतनी बात, स्क्रीनशॉट हो गया। सो कुछ डेफिनेशंस डिफाइन कर लेते हैं, कुछ चीजों को डिफाइन कर लेते हैं जिससे हमारे लिए आसान हो जाए समझना चीजों को।
वो कुछ चीजें क्या क्या हैं। सबसे पहली जो बात है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, हिंदी में कहेंगे आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, केमिस्ट्री में स्पेशली ये वर्ड बार बार आता है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसे वर्ड्स आते हैं ना, उनको डिफाइन करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी में भी हो सकता है, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसको एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी? टू जंप फ्रॉम दैट ऑर्बिट टू द n इक्वल्स टू इनफाइनाइट ऑर्बिट। ठीक है, एंड बिकम्स फ्री, एंड बिकम फ्री। और इसके फ्री होने का मतलब क्या है? एटम गेट्स आयनाइज्ड, एटम क्या हो जाएगा? आयनाइज्ड हो जाएगा। इस केस में एटम क्या हो जाएगा? आयनाइज्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहां पे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड बिकम्स फ्री, इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट लेवल या ऑर्बिट। क्लियर है? किसी भी ऑर्बिट से एनर्जी इनफाइनाइट लेवल तक जाने में जो एनर्जी खर्च होती है उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट। एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट है 0, और क्योंकि इन्फिनिटी पे पहुंच रहा है, एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट की जगह आप लिख सकते हैं सीधे इन्फिनिटी वाला, और इनिशियल की वैल्यू कितनी है? तो माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और आर एच सी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो हो गया जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आर एच सी। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और आर एच सी, लेकिन वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? बात समझ में? सेकेंड देखिए, सेकेंड डेफिनेशन है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? तो पहला है, हम लोगों ने पीछे चैप्टर में देखा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लाइट देते हैं। क्या देते हैं? लाइट देते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब लाइट पड़ता है मेटल के सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोन के फॉर्म में होता है लाइट, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो एक तरीका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सेकेंड, बाई हीटिंग, तो थर्मोआयनिक एमिशन। तीसरा क्या है? बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एमिशन, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके इमिशन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, वही पोटेंशियल है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो कह सकते हैं दैट पोटेंशियल डिफरेंस which can provide the required ionization energy, required ionization energy to the atom। किसको? to the atom is called ionization potential, ionization potential। क्लियर हो गया? जैसे अगर हम बात करें कि फॉर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट,
तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब अगर हम उसको माइनस से जीरो ले जाना चाहते हैं तो हमको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में आयनाइजेशन पोटेंशियल है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इतनी एनर्जी देने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए, तो 13.6 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, डिवाइडेड बाय चार्ज कर दे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम और ग्राउंड स्टेट में कितना होगा, 13.6 वोल्ट। तो ये हो गया आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन। क्लियर है, हो गया, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसलिए याद रखिएगा। क्लियर है, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन आता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, आयनन विभव, आयनन विभव, आयनन विभव, ठीक है। अब आते हैं हम एक और परिभाषा पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तब फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। थर्ड इज आवर, कभी कभी आपसे पूछता है एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, उत्तेजन ऊर्जा। थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो सकती है, वैसे टेक्निकल टर्म है तो याद होना चाहिए आपको, उत्तेजन ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक्साइटेशन का मतलब क्या है, पहली बात तो समझ लिए, मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे चाहे जितने ऑर्बिट बना सकते हैं। सपोज करिए कि कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, उसे हमने कुछ एनर्जी दी तो वो फर्स्ट में जा सकता है, सॉरी थर्ड में जा सकता है या फोर्थ में जा सकता है। सिमिलरली कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में है, उसको एनर्जी दी तो फर्स्ट में जा सकता है, सॉरी सेकंड में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, ऐसे फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में। इसी तरीके से अगर कोई थर्ड में है तो वो हायर एनर्जी लेवल 4 में जा सकता है। सो हम कह सकते हैं कि एक एनर्जी लेवल से कुछ एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन क्या करता है और हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। एक एनर्जी लेवल से यानी एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, कैसे, बाई गेटिंग एनर्जी। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए जो एनर्जी मिलनी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्टेबल ऑर्बिट्स। जिन जिन के बीच में वो ट्रांजिशन करा उन्हीं के बारे में ये बात हो रही है, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, अगर लिख दें तो कोई दिक्कत, लिख ही देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पर लिख देते हैं। लिखेंगे कैसे इसको बोर्ड में, तो लिख सकते हैं एक्साइटेशन एनर्जी बिटवीन टू स्टेबल ऑर्बिट्स, एनर्जी बिटवीन टू स्टेबल ऑर्बिट्स is the energy required, is the energy required by the electron to make a transition, to make a transition, या आप इसे लिख सकते हैं to jump, to make a transition from lower energy level to higher energy level, to higher energy level, ठीक है। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने पे, तो मान लो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में है एन इनिशियल में और जाना चाह रहा है एन फाइनल में, तो उसको चाहिए एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ से पाएगा, ई एनर्जी चाहिए, डेल्टा ई। डेल्टा इसलिए कि चेंज कर रहे हैं,
तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ द फाइनल लेवल माइनस एनर्जी ऑफ द इनिशियल लेवल, तो हो जाएगा एनर्जी ऑफ द फाइनल लेवल माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन फाइनल स्क्वायर माइनस फिर माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर बाई एन इनिशियल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर कॉमन, आर एच सी कॉमन, और ब्रैकेट में 1 बाई एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर। अब क्योंकि एन इनिशियल की वैल्यू से ज़्यादा होगा एन फाइनल, जैसे इनिशियल अगर फर्स्ट है तो एन फाइनल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी हो सकता है। एन इनिशियल अगर सेकंड है तो एन फाइनल 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। एन इनिशियल अगर 5 है तो एन फाइनल 7, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये वैल्यू ओवरऑल, क्योंकि ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी, माइनस ये वैल्यू कम होगी, ज़्यादा माइनस कम क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अब इसी पे पूछेगा एक्साइटेशन एनर्जी भी कैसी होगी, पॉजिटिव। इसी पे पूछेगा एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो लिख सकते हो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज कैपेबल टू प्रोवाइड द सफिशियंट एनर्जी to an electron so that it can make a transition between one energy level to another energy level is called as excitation potential। जैसे हमने आयनाइजेशन का लिखा था, तो आयनाइजेशन में उस लेवल से इन्फिनिटी तक जाते हैं, जबकि यहाँ एक लेवल से दूसरे तक जाते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग आते हैं किस पर, न्यूमेरिकल्स पर, कि कैसे क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं। तो सबसे पहले एक दो क्वेश्चन मैं छोटा करके दिखाता हूं आपको, फिर हम लोग बड़े क्वेश्चंस के लिए मेंस की तरफ भागेंगे। अब मेंस से क्वेश्चंस करेंगे, जेई मेंस से, ठीक है। जैसे आपसे कहें व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हीलियम प्लस आयन में, प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल देंगे तो एक ही बचेगा, जब एक बचेगा तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर, और हाइड्रोजन लाइक हो जाएगा तब बात करेंगे। तो फॉर हीलियम सोल्यूशन कैसे करेंगे, फॉर हीलियम आयन एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम, तो एटॉमिक नंबर हो गया Z2। थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू हो गई 3। हम लोग जानते हैं एनर्जी इन एनी ऑर्बिट, nth ऑर्बिट इज गिवन बाय माइनस z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आर एच सी। आर एच सी की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम रख सकते हैं माइनस जेड की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर 4, एन की वैल्यू 3, उसका स्क्वायर 9, और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और वैल्यू निगेटिव में ही रहेगी, तो प्रॉब्लम इतने में, ठीक है। अब आते हैं 1 बाई 1 क्वेश्चंस पर। देखिए जेईई मेंस 2023 11 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान रखिए हमेशा, एटम्स, न्यूक्लियाई और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस आपके लिए मेंस में बोनस है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, बस लैंग्वेज पकड़नी है आपको। द एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इज, हीलियम प्लस आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है किसका, हीलियम आयन का, किसमें, इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
आपको याद होगा एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या था कि फर्स्ट लेवल के बाद यानी ग्राउंड स्टेट के बाद बाकी सभी एनर्जी लेवल्स क्या हैं, एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में आदमी एक्साइटेड थोड़ी है भाई, किसी का घर ग्राउंड पे तो बनेगा ही बनेगा, यानी वो वहां तो रहेगा ही। एक्साइटेड का मतलब क्या होगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। तो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल्स टू 2। क्यों, क्योंकि ये तो ग्राउंड है। अब अगर आप एक्साइट होंगे तो पहली बार कहीं भागेंगे तो n इक्वल्स टू 2 पर ही तो भागेंगे, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 तो ग्राउंड है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब हो गया n इक्वल्स टू 2। उसमें एनर्जी पूछा है किसका, हीलियम का, तो हीलियम के लिए z इक्वल्स टू हो गया 2। अब आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितना है, माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और RH(c). अब देखिए हिंट क्या दिया, कह रहा था ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 और ग्राउंड स्टेट के लिए N की वैल्यू 1, जिसकी वैल्यू दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो RH(c) के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। सो माइनस जेड, जेड की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर 4, एन की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर 4, तो ये सीधे किसके इक्वल आया, RH(c) के, और इसी की तो वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया आंसर, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर है। तो जनरली आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए 30 जून 2022 का मेंस का ही क्वेश्चन है। कह रहा है ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, यानी 12.9 वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कौन, हाइड्रोजन का एटम, वो भी कहाँ था, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड बाय, कह रहा है इंक्रीज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2 पाई। तो चेंज पूछा हमसे, क्या पूछा है, इंक्रीज्ड बाई, हमको पूछा है डेल्टा एल। डेल्टा एल निकालने के लिए एल फाइनल माइनस एल इनिशियल पता होना चाहिए। एल निकालने के लिए h/2 पाई कॉन्स्टेंट है, एन की वैल्यू पता चल जाए तो निकाल लेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड स्टेट में है तो एन इनिशियल की वैल्यू हो गई 1। अब एन फाइनल चाहिए, एन फाइनल कैसे निकले, तो देखिए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एनर्जी कितनी है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिसीव कर ली, तो फाइनल एनर्जी हो गया हमारा माइनस 13.6 पहले से था प्लस 12.09। इतनी एनर्जी क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 में से 9 जाएगा नहीं, 0, 0 में से 9 जाएगा नहीं, 1 हो गया, क्लियर है, 1 हो गया। 6 की जगह 5 में से 0 गया, 5 हो गया, माइनस 1 हो गया। तो कितनी एनर्जी बची, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखिए कि किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है, तो हम लोग जानते हैं एनर्जी इक्वल्स टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 13.6 और माइनस में, और ई की वैल्यू हमारी माइनस 1.51, जेड की वैल्यू 1 माइनस एन स्क्वायर और 13.6, माइनस माइनस कट गया, एन स्क्वायर इक्वल्स टू 13.6 डिवाइडेड बाई 1.51। अगर आप इसे सॉल्व करें तो लगभग कितना आएगा, चेक कर सकते हैं, नियर अबाउट कितना आएगा ये, 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 15.1 यानी 9 के आसपास आ रहा है, यानी ये वैल्यू नियरली कितना हो गया, 9 हो गया। तो एन स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 9, यानी एन की वैल्यू आई कितनी, 3। तो थर्ड ऑर्बिट में गए, थर्ड ऑर्बिट में गए हैं तो 2 3h/2 पाई फाइनल माइनस h/2 पाई इनिशियल, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1, तो डिफरेंस हुआ 2h/2 पाई, 2 2 कट गया h/पाई,
एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 3.15, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो ये नियर अबाउट 3 2 जा 62.1 के आसपास आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन हुआ बी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगले क्लासेस में हम आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा, इसका कंटेंट कैसा लगा, ये सब आप हमें अपने रिव्यू में ज़रूर बताया करें। इससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम अपनी तरफ से और बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।